हाँ विद्यार्थियों, अपन इस वीडियो में आरबीसी का जो शेष भाग रह गया उसकी हम चर्चा करते हैं। तो कल हमने वीडियो पढ़ा था जिसमें हमने आरबीसी के गुण पढ़े थे कि स्तनधारियों के आरबीसी के क्या क्या गुण होते हैं, और जैसे ऊँट और लमाज जो है उसके आरबीसी की क्या विशेषता होती है। इसके अलावा आरबीसी का आकार हमने पढ़ा था, आरबीसी की आकृति के बारे में हमने चर्चा की थी, और आरबीसी की संख्या भी हमने देखी थी। तो एक बार फिर से हम आरबीसी की संख्या को देखते हैं। देखो, आरबीसी की संख्या, ये हमारा टॉपिक है। तो आरबीसी की संख्या में हमने कहा था कि आरबीसी की संख्या है वो नर और मादा में अलग अलग होती है। नर में होती है 50 से 55 लाख प्रति घन अर्थात मिलीमीटर में 50 से 55 लाख आरबीसी पाई जाती है। जबकि मादा में इससे कम होती है। मादा में लगभग 45 से 50 लाख आरबीसी पाई जाती है, वो भी 1 घन मिलीमीटर के अंदर। तो चूँकि नर में कोशिकाएं भी ज़्यादा होती है, नर का जो शारीरिक संगठन है वो भी जटिल होता है या बड़ा होता है, इसलिए इनमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन नवजात ही शिशु की बात करें हम, नवजात जो शिशु है उसमें हमने ये कहा था कि उसमें आरबीसी सबसे ज़्यादा होती है मानव के अंदर। जैसे इसमें 68 लाख प्रति घन आरबीसी पाई जाती है। 68 लाख आरबीसी पाई जाती है नवजात के अंदर। अब उसका कारण ये है कि नवजात में उसका विकास हो रहा होता है, उसकी नई नई कोशिकाएं बन रही होती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति आवश्यक होती है, इसलिए आरबीसी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। अभी बात यह है, देखो, ये आरबीसी की संख्या है, ये एक नॉर्मल रेंज है कि नॉर्मली एक नर में, मादा में और नवजात में कितने कितने आरबीसी पाई जाती है। लेकिन अगर आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या जो ये सामान्य स्थिति है, इस सामान्य से अधिक हो जाती है, अधिक होना, आरबीसी की संख्या सामान्य से ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस स्थिति को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये वर्ड ये ध्यान रखिएगा, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो पोली का मतलब होता है बहुत सारी, और साइथीमिया सेल आरबीसी की संख्या का ज़्यादा होना। साइथीमिया का मतलब है आरबीसी की संख्या, और पोली मतलब अनेक। तो इसमें जब आरबीसी की संख्या सामान्य से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख तक पहुंच जाती है, तो वो स्थिति पॉलीसाइथीमिया की होती है। ये कब होता है देखो, तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति कहाँ पैदा होती है, तो ये स्थिति होती है जो ऊंचाई वाली जगह पर लोग रहते हैं या पहाड़ी स्थानों पर जो लोग रहते हैं। ऊंचाई में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए अब शरीर की प्रत्येक कोशिका को तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो शरीर क्या करता है, ऊंचाई पर जो ऑक्सीजन कम होती है उसके कारण से शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ाता है शरीर, ताकि शरीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति कोशिकाओं को कर सके। तो ये स्थिति देखो, पहाड़ी या ऊंचाई वाले, ऊंचाई वाले जो बहुत अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब है कम होता है। जो जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, यानी ऊंचाई वाली जगह पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसका दाब कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन का दाब भी कम हो जाता है। तो शरीर में हर कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। अब शरीर को क्या लगता है कि शरीर को ये लगता है कि हमारे शरीर में आरबीसी कम है, तो शरीर है वो आरबीसी की संख्या बढ़ाने लगता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक सामान्य स्थिति से ज़्यादा आरबीसी हो जाती है। तो पॉलीसाइथीमिया की स्थिति पहाड़ी या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में देखी जाती है। अब इसकी दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आरबीसी की संख्या कम हो जाए। आरबीसी की संख्या सामान्य से कम होना, सामान्य से अधिक हो सकती है तो कम भी तो हो सकती है। तो कम होना देखो एनीमिया कहलाता है, एनीमिया, जिसको अपन क्या कहते हैं, रक्ताल्पता,
हिंदी में उसको एनीमिया या रक्ताल्पता कहते हैं। रक्ताल्पता का मतलब रक्त की अल्पता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया। तो ये एनीमिया हो जाता है। ये किसी रोग के कारण से या रक्तस्राव के कारण से ऐसी स्थिति आ सकती है। देखो, प्रतिदिन हमारे बॉडी के अंदर प्रतिदिन लगभग 1% आरबीसी वो नष्ट होती रहती है। ये है कि लगभग 1% आरबीसी नष्ट होती रहती है और उसकी जगह नई आरबीसी रिप्लेस हो जाती है। नष्ट होगी, उसकी जगह नई आरबीसी आ जाती है, क्योंकि नई भी तो बन रही है। तो जो नष्ट हो रही है उसकी जगह नई आरबीसी पहुंच जाती है हमारे बॉडी के अंदर। अब देखो नेक्स्ट स्थिति क्या होती है। आरबीसी की जो गणना की जाती है वो है, जो आरबीसी की या डब्ल्यूबीसी हो, दोनों की गणना एक उपकरण, एक स्लाइड आती है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर, देखो, से की जाती है। एक स्पेशल प्रकार की स्लाइड आती है हीमोसाइटोमीटर, उसकी सहायता से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की गणना की जाती है। अब एक चीज़ यहाँ पर अपन देखते हैं, देखो, रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स स्थिति क्या है? रोलेक्स स्थिति कब होती है? इसको हम कहते हैं कि कई बार होता है कि आरबीसी है वो एक जगह सिक्के के जो ढेर बनाए ना उस हिसाब से व्यवस्थित हो जाती है। तो ये किसी रोग से हो सकता है या ब्लड जो बीपी वो बहुत कम होता है तब ऐसी स्थिति आती है कि जब आरबीसी एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान जब आरबीसी एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान स्थित हो जाती है तब इसे रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। उसको कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन या रोलेक्स स्थिति बोलते हैं इसको। इसका कारण क्या है? यह ब्लड प्रवाह धीमा होने व किसी रोग के कारण होता है। तो रोलेक्स स्थिति में क्या होता है, देखो, हम इसमें देख रहे थे रोलेक्स फॉर्मेशन। तो देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन की स्थिति में क्या होता है। इसमें होता है कि ये कभी कभी एक कुछ रोगों की स्थिति में होता है, या जो बीपी होता है वो बहुत कम हो जाता है, ब्लड जो का प्रवाह है वो बहुत धीमा हो जाता है, तो आरबीसी का जो प्रवाह है वो भी बहुत धीमी गति से होता है। तो उस स्थिति में क्या होती है कि आरबीसी एक के ऊपर एक चढ़कर सिक्कों के ढेर के समान स्थित हो जाती है। यानी ये स्थिति हो जाती है, आरबीसी एक के ऊपर एक चढ़कर सिक्के की ढेर बना लेती है। इस स्थिति को हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। तो ये सही नहीं स्थिति ये है, वो किसी भी तरह का शरीर में क्लोट बना सकती है। तो रोलेक्स स्थिति है वो कब होता है? जब बीपी बहुत कम होता है या कोई डिजीज़ होती है, तो इस तरह की ये हो सकता है। अब देखो एक स्पेशल टॉपिक है कि आरबीसी को हम अतिपराश्री, अल्पपराश्री या समपराश्री विलयन में रखें तो क्या होता है आरबीसी का? अतिपराश्री का मतलब होता है जैसे हम एक कोई विलयन ले लें और उस विलयन में ये विलयन हमने ले लिया, इसमें हमने आरबीसी को रख दिया। यदि इस बाहरी विलयन की सांद्रता आरबीसी से अधिक है तो उसको हम अतिपराश्री विलयन कहेंगे। यदि इस बाहरी विलयन की सांद्रता आरबीसी के कोशिका द्रव्य से कम है तो उसको हम अल्पपराश्री कहेंगे, और दोनों की सांद्रता बराबर है तो उसे हम समपराश्री विलयन कहेंगे। तो देखो, यदि हम आरबीसी को अतिपराश्री विलयन का मतलब होता है जैसे हम शर्करा का घोल ले लें या नमक का घोल, उसमें अगर हम आरबीसी को डाल दें
तो ये अतिप्रासरी विलयन के उदाहरण है शर्करा का घोल और नमक का घोल। तो आरबीसी में क्या होता है, सारा पानी बाहर निकल जाता है और आरबीसी सिकुड़ जाती है। इस क्रिया को कहते हैं क्रीनेशन। क्या कहते हैं इसको? क्रीनेशन कहते हैं। यानी आरबीसी, जैसे हम आरबीसी को डालेंगे, आरबीसी से पानी बाहर चला जाएगा और आरबीसी है वो सिकुड़ कर बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी। तो ये क्रिएनेशन की स्थिति आती है कि तो ब्लड में देखो अतिप्रासरी स्थिति भी खतरनाक होती है और भी सिकुड़ सकती है और क्रिएनेशन की स्थिति में जा सकती है। आरबीसी को यदि अल्पप्रासरी विलयन में डाल दें, अल्पप्रासरी का मतलब होता है जैसे बिल्कुल हम आसुत जल ले लें, शुद्ध जल, आसुत जल, तो आरबीसी को अगर हम अल्पप्रासरी यानी आसुत जल में डाल दें तो क्या होता है, आरबीसी के अंदर पानी अंदर घुसने लगता है और अंदर घुसते घुसते एक समय ऐसा आता है कि आरबीसी की जो झिल्ली है वो फट जाती है। क्योंकि आरबीसी पर कोशिका भित्ति ऐसे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर इसको वापस से बैलेंस, उसके जो दबाव उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दूसरा दबाव नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, यदि आंसू जल में आरबीसी को रखा जाता है तो आरबीसी फट धीरे धीरे कुछ समय पश्चात फट जाती है, क्योंकि इसमें पानी प्रवेश करने लगता है और सारा का सारा जो एचपी है वो बाहर निकल जाएगा। आरबीसी जैसे ही फटेगी, आरबीसी जैसे फटेगी एचपी बाहर निकल जाएगा, लेकिन आरबीसी की जो आकृति है वो वैसी की वैसी बनी रहती है। इस स्थिति में ये देखा गया है कि आरबीसी तो फट जाती है और वहाँ से एचपी बाहर निकल जाता है, एचपी के अणु बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आरबीसी की जो आकृति है हमें वैसी की वैसी लगती है। ऐसे आरबीसी को हम शैडो या घोस्ट आरबीसी कहते हैं। शैडो का मतलब होता है कि उसमें आभासी होता है कि आरबीसी है लेकिन उसमें एचबी नहीं है, तो ऐसे आरबीसी शैडो या घोस्ट आरबीसी कहलाती है। तो ये कब होता है, शैडो की स्थिति कब आती है, जब हम इसे आंसू जल में रखें। अब देखिए हमारा जो ब्लड है और जो प्लाज्मा है वो ऐसी स्थिति नहीं आने देता है कि अल्पराश्री स्थिति कभी नहीं बनती है हमारे ब्लड के अंदर। यदि आरबीसी को हम संप्राश्री विलयन में रखें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आरबीसी को हम संप्राश्री, जैसे 0.9% अगर हम सोडियम क्लोराइड का घोल लेते हैं, केवल 0.9%, तो ये एक बिल्कुल आरबीसी के कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर होता है। इसमें आरबीसी को रखें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थर्ड आरबीसी है वो हमारी सामान्य बनी रहेगी। तो अतिप्राश्री में डाला तो आरबीसी सिकुड़ गई, अल्पप्राश्री में डाला तो आरबीसी फट गई, एचपी पूरा बाहर निकल गया और आकृति की वैसी वैसी दिखाई देगी अपन को। ऐसे आरबीसी को हम शैडो या घोस्ट आरबीसी कह देंगे। अगर हमने उसको संप्राश्री मतलब दोनों की सांद्रता समान है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आरबीसी सामान्य स्थिति में रहेगी। देखो आरबीसी की झिल्ली की क्या विशेषता है, तो आरबीसी की झिल्ली है वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के लिए पारगम्य होती है। ये याद रखिएगा, ये हमने शोषण वाले पार्ट में पढ़ा था कि क्लोराइड एक्सेप्टिंग होती है या बाइकार्बोनेट है वो प्लाज्मा में किस तरह से आरबीसी की झिल्ली से होता हुआ बाहर आता है या आरबीसी से प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर प्रवेश करता है। तो आरबीसी की झिल्ली क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के लिए बिल्कुल पारगम्य होती है, लेकिन सोडियम और जो पोटेशियम आयन होते हैं उनके लिए अपारगम्य होती है। तो ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, डोनन झिल्ली भी कहते हैं, उनके लिए डोनन झिल्ली भी हम कहते हैं। ऐसी जो झिल्ली होती है जो सोडियम पोटेशियम के लिए अपारगम्य है और कुछ ऋण आयनों के लिए पारगम्य होती है, तो उसको डोनन झिल्ली कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो आरबीसी में एचबी कितना होता है। अगला टॉपिक है अपना आरबीसी में एचबी। तो देखो प्रत्येक आरबीसी में एचबी के लगभग 27 करोड़ अर्थात 270 मिलियन अणु भरे रहते हैं। जैसे अपन एक एक आरबीसी लेना तो उसके अंदर उभयावतल उसकी आकृति होती है और केंद्रक भी नहीं होता है, तो उसके अंदर एचबी के लगभग 27 करोड़ अणु एक आरबीसी के अंदर भरे हुए रहते हैं। अब एक एचबी क्या है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि एक एचबी है वो हीम और ग्लोबिन से बना हुआ है, यानी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हीम प्लस ग्लोबिन। ये हीम है, इसके तो 4 अणु होते हैं और ग्लोबिन का 1 अणु होता है। तो इस तरह से एक एचबी का निर्माण हीमोग्लोबिन अर्थात हीम के तो 4 अणु करते हैं और ग्लोबिन का 1 अणु करता है। अब जो ये हीम समूह है, ये हीम समूह में क्या होता है, एक हीम जो समूह होता है, एक हीम समूह में एक फेरस आयन होता है, एक फेरस आयन होता है इसके अंदर,
और टोटल कितने हो गए, 4 हीम समूह, 4 हीम समूह हो गए। तो इसका मतलब कितने फेरस आयन हो गए, 4 फेरस आयन अपने HP के अंदर पाए जाते हैं। और एक फेरस आयन से एक ऑक्सीजन का अणु जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाएंगे। इस फेरस से 4 ऑक्सीजन के अणु को ये एक HP जोड़ के ले के जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि एक HP में 4 अणु हिम समूह के होते हैं, तो 4 हिम समूह होते हैं, अर्थात इसमें 4 फेरस आयन पाए जाते हैं। और जो एक ग्लोबिन होता है, ये प्रोटीन, इसका एक अणु होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हीम होता है ना, वो 4 है, लेकिन मात्र 5% बनाता है, ये 5% HP का भाग ही है। जबकि ग्लोबिन है वो एक अणु है, लेकिन 95% ये ग्लोबिन ही पाई जाती है। तो 5+95 का अनुपात होता है हीम और ग्लोबिन के अंदर। अब अपने ग्लोबिन की बात कर लेते हैं कि ये ग्लोबिन क्या है। तो देखो ग्लोबिन क्या है कि ग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है। मतलब एक ग्लोबिन, हम ये कह दें कि एक ग्लोबिन प्रोटीन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। अब इसमें कौन कौन सी हो सकती है, देखो इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। इसमें जो अमीनो अम्ल का विन्यास है उसके आधार पर है अल्फा पॉलीपेप्टाइड। एक होती है इसके अंदर बीटा, एक होती है इसके अंदर गामा, और एक होती है इसके अंदर डेल्टा। तो 4 तरह की इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जा सकती है HP के अंदर। जो अल्फा होती है ना, उसमें कुल 141 अमीनो अम्ल होते हैं, याद रखिएगा 141 अमीनो अम्ल होते हैं। जबकि बाकी में सभी में 146 अमीनो अम्ल होते हैं सभी में। एक अल्फा में 141, बाकी में 146 होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, अब उसमें अल्फा निश्चित रूप से पाई जाएगी, और बाकी इनके अंदर दो तरह की कोई भी हो सकती है। जैसे 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़कर निम्न प्रकार से HB बनाती है। तो ये किस तरह से HP बनाएगी, देखो ये चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जुड़कर निम्न प्रकार से HP बनाती है। देखो ये बनाएगी इस तरह से कि जैसे एक HP होता है ए प्रकार का, उसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होगी, ये है। तो 2 अल्फा और 2 बीटा आपको ये दिख रही है, 2 तो अल्फा और 2 बीटा, ये श्रृंखला इसके अंदर पाई जाएगी। इस तरह का HB कहलाता है HbA, और ये 90% मानव में पाया जाता है, मानव में, और वो भी वयस्कों के अंदर। 90% वयस्क जो मानव होते हैं उसमें ऐसा HB आपको देखने को मिलेगा। एक HB होता है HbA2, उसमें दोनों अल्फा होती है, लेकिन उसमें 2 डेल्टा होती है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है वो 3% मानव में देखने को मिलता है। और एक HB होता है HbF, ये इसमें पाई जाती है 2 अल्फा होगी और 2 गामा पाई जाएगी, और ये केवल 7%, ये ऐसी स्थिति है वो केवल भ्रूण के अंदर पाई जाती है, भ्रूणीय हीमोग्लोबिन के रूप में, भ्रूणीय हीमोग्लोबिन के रूप में, और केवल 7% के अंदर ये पाई जाएगी। देखो यहाँ पर ऐप का मतलब होता है फिटस। ऐप का मतलब क्या होता है, फिटस। फिटस का मतलब हिंदी में होता है भ्रूण। तो HbA, HbA2 और HbF, ये 3 तरह के अपने अंदर HP पाए जाते हैं।
तो मुख्य रूप से एच बी कौन सा है, एच बी ए, ये देखो 90% यही पाया जा रहा है। तो इसमें एच बी ए की अपन बात करें मुख्यतः, तो इसमें कितनी है, 2 अल्फा + 2 बीटा श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें टोटल कितनी हो गई, 146, 141 और 141, तो ये दोनों अल्फा की हो गई। और दोनों बीटा की कितनी हो गई, 146 + 146, तो ये हो गई 2, 8 और 2, और ये हो गई 12, 9 और 2। तो इस तरह से हो गई 4, 9 8 17 और 576 अमीनो अम्ल हो गए टोटल। एक हमारे जो नॉर्मली एच बी में जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 576 अमीनो अम्ल पाए जा रहे हैं। देखो इस तरह से, ये तो थी अपने एच बी के बारे में। अब देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट, एच बी की मात्रा कितनी होती है, एच बी की मात्रा। तो एच बी की मात्रा लगभग 12 से 16 ग्राम 100 ml रक्त के अंदर पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, एच बी की मात्रा 12 से 16 ग्राम 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम एच बी पाया जाता है। और हमने ये सबसे वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम एच बी है वो 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। और अपन अगर 1 ग्राम की बात है, तो अगर हम ये कहेंगे 100 ml रक्त कितना करेगा, तो 100 ml रक्त है वो 100 ml रक्त द्वारा 100 ml रक्त द्वारा 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये पहले भी बता चुके हैं अपन, सेशन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि 1 ग्राम एच पी 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। तो ये 100 ml में होता है 12 से 16, तो उसको गुना करेंगे तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन आती है। तो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन 100 ml रक्त दिन भर में करता रहता है। ये तो थी एच पी की मात्रा। अब पढ़ लेते हैं हम आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल देखो कितना होता है। तो मानव में आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 डेज। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि प्रतिदिन, अभी कहा था कि प्रतिदिन 1% आरबीसी नष्ट होती है और उसकी जगह नई आरबीसी आ जाती है, यानी उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है जो आरबीसी आती है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना, जो डॉग होते हैं कुत्ते, उन कुत्तों की आरबीसी का जीवन काल 124 दिन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक। कुत्तों में जो आरबीसी होती है उनमें उनका जीवन काल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 124 डेज, 124 दिन होता है। अब बात कर लेते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो देखो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, आरबीसी के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया है उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था की बात करें अपन, भ्रूणीय अवस्था में तो आरबीसी का जो निर्माण है वो देखो अस्थिमज्जा नहीं बनता है, तब आरबीसी का निर्माण है वो प्लीहा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्प्लीन, यकृत और लसिका जो पर्व होते हैं वो करते हैं। लसिका पर्व भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा, यकृत और लसिका पर्व द्वारा होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। जबकि वयस्क अवस्था में, जैसे जैसे आदमी वयस्क होता है तो वहाँ पर इनका काम है वो, ये आरबीसी नहीं बनाएंगे, तब हमारी जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर लाल अस्थि बन जाता है। तो वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी बनती है। देखो जब हम वयस्क होते हैं तो हम
प्लीहा यकृत, तो इनका काम, ये आरबीसी बनाना रुक जाता है और उसकी जगह आरबीसी कौन बनाने लगता है? लाल अस्थि मज्जा। ये हमारी हड्डियों के जो किनारे होते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। देखो, जो हमने कह रहे हैं कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया हम क्या कह रहे हैं? इरिथ्रोपोइसिस कह रहे हैं। तो ये इरिथ्रोपोइसिस में कितना समय लगता है? तो हम ये कह सकते हैं कि इरिथ्रो जो पोइसिस है, इरिथ्रोपोइसिस में 72 घंटे लगते हैं, यानी 72 घंटे में हमारी आरबीसी बन जाती है। समय लगता है, यानी एक बार जब आरबीसी बनना चालू होती है तो 72 घंटे में आरबीसी परिपक्व होकर निकल जाती है। आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में विटामिन B12 व विटामिन B9, जिसको हम क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। तो आरबीसी के निर्माण में हमें B12 चाहिए और B9 चाहिए। B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालमिन, उसका रासायनिक नाम ये है। तो विटामिन B12 और विटामिन B9, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फोलिक अम्ल कह रहे हैं, उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो ये हमारी आरबीसी के निर्माण की बात है कि भ्रूणीय अवस्था में तो आरबीसी है वो प्लीहा, यकृत और लसिका पर्व में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि तब तक है वो अस्थि मज्जा नहीं बनता है। उसके बाद में है वो आरबीसी हमारी लाल अस्थि मज्जा में बनने लगती है। अब देखो, हम कह रहे हैं कि जीवन काल 120 दिन है, तो उसके बाद में क्या होता है? तो देखो, जो मृत आरबीसी है, मृत आरबीसी या जो जिनका जीवन काल पूरा हो गया है, उन मृत आरबीसी का जो विघटन है वो एक तो हमारे यकृत में होता है, यकृत और जो प्लीहा है ये दोनों करते हैं। फिर मृत आरबीसी का विघटन यकृत व प्लीहा में किया जाता है, में किया जाता है। तो इसमें देखो, ये जो यकृत और प्लीहा है ये दोनों भ्रूण अवस्था में आरबीसी बना रहते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कार्य लाल अस्थि मज्जा करता है और ये दोनों फिर जो पुरानी या मृत जो आरबीसी होती है उसका विघटन करने का काम करते हैं। ये जो यकृत है ना, इसमें एक सेल पाई जाती है कूपर कोशिकाएं, कूपर कोशिकाएं, ये आरबीसी का विघटन करती है, याद रखिएगा। हमारे जो यकृत है, हमने पढ़ा था पाचन तंत्र में कि उसमें कूपर कोशिकाएं पाई जाती है जो आरबीसी का विघटन करती है। इसी तरह से जो ये प्लीहा है, इसको स्प्लीन भी कहते हैं। देखो, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि ये हर समय ब्लड से भरा होता है। ब्लड बैंक कहते हैं इसे, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आरबीसी का विघटन करता है और उस ग्लोबिन को में तोड़ देता है। तो ये आरबीसी का विघटन कर रहा है और हर समय ब्लड से भरा रहता है, इस कारण इसको ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब बात है कि 120 दिन बाद में ऐसा क्या होता है कि आरबीसी का विघटन होने लगता है? तो 120 दिन बाद में क्या होता है? दिन बाद में आरबीसी है ना, ये जो आरबीसी क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि आरबीसी है वो सोडियम और पोटेशियम के लिए अपारगम्य होती है। अभी हमने ये कहा था, बिल्कुल ही ये इसके अंदर नहीं जाते हैं। इसको अंदर जाने से रोकने के लिए क्या होता है? आरबीसी की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली के अंदर वो एंजाइम्स पाए जाते हैं, है ना। वो एंजाइम्स महत्वपूर्ण होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ये एंजाइम, यहाँ पर एक एंजाइम पाए जाते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम। तो 120 दिन क्या होता है? हम ये कह रहे हैं कि ये आरबीसी सोडियम और पोटेशियम के लिए अपारगम्य होती है। तो इनको अंदर आने से रोकने के लिए क्या होता है? इस झिल्ली में सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम पाए जाते हैं। तो जब नई आरबीसी होती है तो इस सोडियम पोटेशियम एंजाइम होते हैं, इनको ऊर्जा मिलती रहती है
और ये है वो सोडियम और पोटेशियम को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, अंदर नहीं घुसने देंगे इसको। लेकिन जैसे ही आरबीसी बूढ़ी हो जाएगी, ओल्ड हो जाएगी, तो ओल्ड आरबीसी में क्या होता है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है। उस ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है, ये सोडियम और पोटेशियम है, जब भी ऊर्जा की कमी हो जाती है तो ये एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, अर्थात इनको रोकेगा नहीं, और ये नहीं रोकेगा तो ये है इस आरबीसी के अंदर घुस जाएंगे, ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे अंदर प्रवेश करेंगे आरबीसी कठोर हो जाएगी, अर्थात आरबीसी का जो लचीलापन है वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। ऐसी आरबीसी परिवहन नहीं कर पाती, परिवहन नहीं कर पाती। तो परिवहन नहीं करेगी तो ये ऑक्सीजन का भी परिवहन नहीं करेगी। तो ये क्या होता है, ये जो लीवर और जो स्प्लीन है, प्लीहा, उसमें जाकर फंस जाती है, क्योंकि लचीली नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो जाल पाया जाता है उस जाल में जाकर फंस जाती है और वहाँ पर इसका विघटन कर दिया जाता है। बस यही कारण है कि 120 दिन बाद में इनका लचीलापन खत्म हो जाता है। और ये कारण क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के अंदर प्रवेश करने के कारण। तो ये एंजाइम होता है जो सोडियम और पोटेशियम को अंदर नहीं आने देता। तो ओल्ड आरबीसी होती है, उसमें ऊर्जा की कमी हो गई, और ये ऊर्जा की कमी होने से ये अंदर घुस के कठोर हो गई, लचीलापन समाप्त हो गया, परिवहन नहीं कर पाएगी। और जो ये यकृत और प्लीहा है उसके अंदर ये जो जाल होता है उसमें फंस जाती है और वहाँ पर उसको नष्ट कर दिया जाता है और नई आरबीसी का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये हमारी 120 दिन बाद में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ, देखो एनीमिया के प्रकार देख लेते हैं हम कि एनीमिया क्या होता है। तो ये है देखो एनीमिया, कुछ हमने लिख रखा है कि एनीमिया के प्रकार। आखिर मनुष्य में एनीमिया के कितने प्रकार हो सकते हैं। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी। तो देखो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रो यानी छोटी, इसमें कोशिकाएं छोटी छोटी हो जाती है, आरबीसी का आकार वो छोटा हो जाता है। ये कब होता है, लोहे की कमी से आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, जिससे एचबी उसमें कम प्राप्त होगा, और कम होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, इसमें बड़ी साइज की आरबीसी बन जाती है। ये कब होता है, विटामिन बी 12 की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से आरबीसी का परिपक्व नहीं होता है और आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। इससे मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। मेगा यानी बड़ी, बड़ी आकार की आरबीसी बनती है। तो ये भी क्या होता है, परिवहन में इसमें बाधा उत्पन्न होती है, ये सही तरीके से परिवहन नहीं कर पाती है। परनीसियस एनीमिया क्या होता है, ये विटामिन बी 12 की कमी से होता है। इसमें आरबीसी का आकार बढ़ जाता है और ये स्प्लीन में जाकर फिर फंसने लगती है और नष्ट होने लगती है। तो परनीसियस एनीमिया है वो विटामिन बी 12 की कमी से होता है। विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया। देखो हीमोराइजिक एनीमिया, हीमोरेज का मतलब होता है ब्लड का, चोट लगने पर ब्लड का बहना। तो हीमोराइजिक एनीमिया कब होता है, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होता है। तो अगर ब्लड ज़्यादा बह गया शरीर से तो निश्चित बात है कि रक्त की कमी आ जाती है। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, देखो हीमोलाइटिक का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन का या आरबीसी का टूटना या नष्ट होना। तो हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी के टूटने से हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। हमने कहा था कि जब आरबीसी की झिल्ली फट जाती है तो एचबी बाहर जाता है, तो उसको हीमोलाइसिस कहते हैं। तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया आरबीसी के टूटने के कारण होता है। एप्लास्टिक एनीमिया कब होता है, जब बोन मेरो में किसी तरह की गड़बड़ हो जाती है। तो बोन मेरो जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तब एप्लास्टिक एनीमिया की स्थिति आती है, तब नई नई आरबीसी नहीं बन पाती है। न्यूट्रिशनल एनीमिया कब होता है कि जब कोई संतुलित भोजन नहीं करता है, तो उसमें भोजन की कमी से, भोजन में अगर लोहे की कमी होती है तो उस स्थिति में न्यूट्रिशनल एनीमिया पाया जाता है। और सिकल सेल एनीमिया कब होता है, थैलीसीमिया और सेप्टिसीमिया ये जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं। ये जीन परिवर्तन के कारण होते हैं और विष रक्तता यानी कुछ विशेष प्रकार के जीन परिवर्तन होता है और उसके कारण से ये आनुवांशिक रोग देखने को मिलते हैं।